Hello students, I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज, मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स, विनिमय विपत्र का अर्थ, विशेषताएं और प्रकार। इससे पहले वीडियो में हमने विनिमय साध्य विलेख क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके क्या पक्षकार होते हैं, विशेषताएं आदि का अध्ययन किया था। भारत में विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 में पारित हुआ था। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में विनिमय साध्य विलेख की जो परिभाषा दी गई थी, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार विनिमय साध्य विलेख का अभिप्राय प्रॉमिसरी नोट, विनिमय बिल और चेक से होता है जो वाहक अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को देय होते हैं। तो विनिमय साध्य विलेख के अधिनियम के अंतर्गत जो विनिमय साध्य विलेख की परिभाषा दी गई, उसमें 3 प्रमुख हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए थे, विनिमय बिल, प्रॉमिसरी नोट और चेक। तो उसमें से जो फर्स्ट है विनिमय बिल, या जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो सर्वप्रथम जो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, धारा 5 में जो विनिमय साध्य विलेख की परिभाषा दी गई है, विनिमय पत्र या विपत्र एक ऐसा लेख है जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर के अंतर्गत एक शर्त रहित आदेश होता है। यह विनिमय साध्य विलेख की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिससे ही हमें पता है कि विनिमय विपत्र है। अब जैसे हम इसका अब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, प्रतिज्ञा पत्र या जिसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, वो एक आदेश नहीं होता, उसमें वह प्रतिज्ञा करते हैं। तो विनिमय विपत्र क्या होता है? विनिमय विपत्र एक ऐसा लेख है जिसमें लिखने वाले के एक तो हस्ताक्षर होने चाहिए, और विनिमय विपत्र क्या है? एक शर्त रहित आदेश है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति, एक निश्चित रकम, यानी हर चीज़ क्या होगी? निश्चित होगी। एक निश्चित व्यक्ति एक निश्चित रकम आदेशानुसार लिखने वाले को देने का वचन देता है। इस प्रकार एक ऋण की स्वीकृति ऋणी द्वारा ऋणदाता के आदेशानुसार लिखित रूप में दी जाती है। तो इस परिभाषा से आपको क्या समझें? विनिमय विपत्र क्या होते हैं? विनिमय विपत्र एक शर्त रहित आदेश होता है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति निश्चित रकम आदेश के अनुसार, यानी जो उसमें आदेश में जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है उसको देने का वचन होता है। अब विनिमय विपत्र में कितने पक्षकार होते हैं? सामान्यतः विनिमय विपत्र में हमारे 3 पक्षकार होते हैं। एक लिखने वाला, बिल लिखने वाला अथवा ऋणदाता। जो ऋण देगा वही तो आदेश देगा कि इस ऋण का भुगतान इस तिथि तक कर दिया जाए। तो ये एक होता है मेन ऋणदाता। सेकंड है बिल स्वीकृत करने वाला। बिल स्वीकार कौन करेगा? जिसने भुगतान प्राप्त किया है या जो ऋणी है। तो सेकंड हमारा हो गया बिल स्वीकृति करने वाला या समय पर भुगतान का वचन देने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं? ऋणी। और थर्ड है रुपया प्राप्त करने वाला। वह अन्य व्यक्ति भी हो सकता है और ऋणदाता स्वयं भी हो सकता है। तो विनिमय साध्य विलेख के जो पक्षकार हैं उसमें एक तो हमारा मेन आ गया बिल लिखने वाला अथवा ऋणदाता, जिसे हम ड्रॉवर या आहर्ता कहते हैं। सेकंड है स्वीकारकर्ता, ऋणी या आहर्ती, और रुपया प्राप्त करने वाला वह अन्य व्यक्ति भी हो सकता है और ऋणदाता स्वयं भी हो सकता है, जिसे हम होल्डर बोलते हैं या वाहक कहते हैं। मैं आपको एक सामान्य भाषा में समझाऊं। हमारे जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन उधार के होते हैं, कि हमने एक व्यक्ति से उधार माल खरीदा या आपने किसी व्यक्ति से उधार पैसा प्राप्त किया है, तो उस दशा में क्या विनिमय बिल लिखे जाते हैं। भारत में विनिमय बिलों का चलन कम है। प्राचीन समय में हुंडी लिखी जाती थी। हुंडी विनिमय बिल का ही एक प्रकार है। हुंडियाँ प्राचीन जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती थी, स्थानीय भाषा, उसमें लिखी जाती थी। तो विनिमय विपत्र और हुंडी का ही एक प्रकार है। तो विनिमय विपत्र में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए ने बी से 10,000 रुपये का माल उधार खरीदा। ए ने माल खरीदा है उधार। किससे खरीदा है? बी से 10,000 रुपये का माल उधार खरीदा है। यानी बी कौन है यहाँ? ऋणदाता है, बी पैसे देने वाला है, और ए कौन है? ऋणी, क्योंकि ए ने 10,000 रुपये का, यानी ए को 10,000 रुपये का भुगतान करना है बी को। तो बी क्या करता है? अपनी सिक्योरिटी के लिए एक विनिमय बिल लिखता है। बी लिखता है कि I ordered to A to pay rupees 10,000
टू डेट, मतलब कि एक निश्चित तिथि को वो ए को 10,000 रुपये की राशि के भुगतान का एक आदेश देता है कि मैं आज तुमको उधार माल बेच देता हूँ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम मुझे एक विनिमय बिल साइन करके दे दो जो एज ए सिक्योरिटी बी के पास रहेगा। तो बी उसको क्या करता है, अब ए उस विनिमय बिल को स्वीकार कर लेगा और उस पर साइन कर देगा। ए बोलता है कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं 4 महीने बाद आपको भुगतान करूंगा, तो बी उस पर विनिमय बिल पर 4 महीने बाद की डेट डाल देगा और इससे ए का भी काम हो जाएगा और बी को भी सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब बी चाहे कि मुझे आज पैसा चाहिए तो बी इस बिल को बैंक से भुना भी सकता है, जैसे हम डिस्काउंट करते हैं। बैंक क्या करता है, कुछ परसेंटेज कट करके और बाकी का भुगतान किसको कर देता है, बी को। और जब मैच्योरिटी डेट होगी तो ए बी को भुगतान कर देगा और बी क्या कर देगा, बैंक को भुगतान कर देगा। तो ये पूरी इस तरह प्रक्रिया चलती है, ये पूरा एक बिल मार्केट होता है। भारत में बिल बाजार का विकास अभी तक इतना नहीं हुआ है। फिर है विनिमय विपत्र की विशेषताएं। हमने जो विनिमय साध्य विलेख की विशेषताएं का अध्ययन किया था या हमने अभी विनिमय विपत्र की परिभाषा पढ़ी थी, तो इनकी विशेषताएं कॉमन है और बहुत इजी सी विशेषताएं हैं। जैसे कि अगर हम अभी बिना देखे भी अगर हम बताएं तो क्या है, हमने जो इसकी परिभाषा पढ़ी थी उसके आधार पर विनिमय विपत्र एक विनिमय साध्य विलेख है। इसमें विनिमय साध्यता का गुण होता है जिससे सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरण होता है और साथ में जो धारक होता है उसको यथाविधि धारक के अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा, यह एक शर्त रहित आदेश है। बी आदेश दे रहा है ए को भुगतान करने का, लेकिन बी उसमें किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं जोड़ सकता, तो एक शर्त रहित आदेश होता है। हमेशा लिखित में होगा, सदैव हस्ताक्षरित होगा, इस पर स्वीकृति आवश्यक होगी। जिस व्यक्ति के नाम से लिखा जाएगा वो व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा। उसके अलावा स्वीकृति भी शर्त रहित होगी, लिखित में होगा, एक निश्चित राशि के भुगतान का आदेश होगा, एक निश्चित तिथि को भुगतान का आदेश होगा। तो ये कुछ इसकी सामान्य विशेषता हैं। जैसे फर्स्ट है कि लिखित में होगा, सेकंड है धनराशि चुकाने का आदेश है। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया है। उदाहरण तक कैलाश ने कमला को कहा कि कृपा करके मुझे या मेरे आदेशानुसार, या तो मुझे स्वयं को या मैं किसी और का इसमें नाम लिख दूँ, तो उस मेरे आदेशानुसार 400 रुपये मेरे खाते में, मैं आपकी इस दया का बहुत आभारी रहूँगा, और उसने अपने हस्ताक्षर करे। इसे विनिमय विपत्र नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें भुगतान करने का आदेश नहीं है। वो क्या कह रहा है, मैं आपकी दया का बहुत आभारी रहूँगा, तो यह आदेश नहीं है। हमेशा एक आदेश होना चाहिए वैधानिक रूप में। शर्त रहित आदेश होता है, लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। यदि लेखक पढ़ा लिखा नहीं है तो वह अंगूठे की निशानी भी लगा सकता है। ऋणी निश्चित हो, बिल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित हो सकता है। स्वीकृति देने वाले एक या एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। धनराशि का प्राप्तकर्ता ऋणदाता स्वयं हो सकता है या उसका आदेशित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट है निश्चित रकम। विनिमय विपत्र में देय तिथि या मांगने पर चुकाई जाने वाली रकम निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 400 या 500 रुपये का भुगतान कर देगा। हम उस बिल में निश्चित राशि लिखेंगे, जैसे हम चेक में एक फिक्स्ड अमाउंट लिखते हैं, उसी तरह विनिमय बिल भी एक निश्चित राशि के भुगतान का आदेश होता है। ये अगर आप उसकी सिंपल सी परिभाषा अगर आपको लर्न हो गई कि विनिमय विपत्र एक शर्त रहित आदेश है, शर्त रहित लिखित आदेश है जो लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, स्वीकारकर्ता स्वीकार करता है, निश्चित धनराशि के भुगतान का आदेश होता है निश्चित तिथि को। तो यही इसकी परिभाषा है और यही इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इस पर भारतीय स्टाम्प एक्ट के अनुसार विनिमय विपत्र पर प्रचलित दर से आवश्यक मूल्य के रेवेन्यू स्टैम्प भी अवश्य लगे होने चाहिए, ऋणी के हस्ताक्षर होने चाहिए, ऋणी की स्वीकृति होनी चाहिए। बिना स्वीकृति के ये विनिमय साध्य विलेख, आज मैंने आदेश दे दिया कि निम्न व्यक्ति मेरे को इतनी धनराशि का भुगतान, लेकिन जब तक सामने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करेगा वह एक कानूनी दस्तावेज का रूप नहीं ले सकता या वह मान्य नहीं होता है। तो ये कुछ विनिमय साध्य विलेख की मुख्य विशेषताएं थी। अब है विनिमय विपत्रों के प्रकार। इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आता है।
विनिमय विपत्रों के प्रकार। इसमें फर्स्ट प्रकार है मांग पर देय विनिमय विपत्र, यानी हम क्या करते हैं, इसमें कोई निश्चित डेट मेंशन नहीं करते, ऑन डिमांड जिसे कहा जाता है। जैसे आज आप हमारे सेविंग अकाउंट में हम जो पैसा जमा कराते हैं वो क्या है, ऑन डिमांड। हम जिस तारीख को चेक बैंक में डालेंगे बैंक उसका भुगतान कर देगा, तो वो ऑन डिमांड होती है। या जिस दिन आप कैश पे विड्रॉल पे पैसा निकालने जाओगे आपको बैंक पैसा दे देगा, तो मांग पर देय होते हैं इनमें किसी तरह की। तो देखो इसका आप उदाहरण देखिए, एक किस तरह विनिमय विपत्र लिखे जाते हैं। मांगने पर 1200 रुपये मुझे या मेरे आदेशानुसार भुगतान करो जिसका मूल्य प्राप्त है। उन्होंने स्वीकार है लिखा है, स्टैंप लगाया है, साइन किए हैं, हस्ताक्षर कमला, मतलब लिखने वाला ड्रॉवर कौन है, लेखक या ऋणदाता कमला ठाकुर है, और ऋणी कौन है, कैलाश सिंह धूरिया। अब उसने स्वीकार करा है यहाँ पे और अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये मांग पर देय विनिमय विपत्र है। इसमें इन्होंने किसी भी तरह की यहाँ राशि का तो उल्लेख होगा ही, एक निश्चित धनराशि के भुगतान का आदेश होता है। यहाँ पे डेट नहीं है कि भाई 10 तारीख को भुगतान किया जाए या 10 जुलाई को भुगतान किया जाए, इस तरह कोई डेट यहाँ मेंशन नहीं है। तो ये मांग पर देय विनिमय विपत्र होते हैं जिनका भुगतान मांगने पर देय होता है। इनमें भुगतान की कोई भी अवधि निर्धारित नहीं की जाती है। जो ही बिल हम भुगतान के लिए प्रस्तुत करेंगे तो उसका भुगतान तत्काल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सावधि बिल। सावधि बिल या तिथि पर देय विनिमय विपत्र, जिस विनिमय बिल का भुगतान मांग पर न होकर एक निश्चित अवधि के पश्चात देय हो तो उस बिल को सावधि बिल या तिथि पर देय विनिमय विपत्र कहा जाता है। इन प्रकार के बिलों का जो ऋणदाता है वह कुछ समय बाद बैंक से कटौती करवा सकता है और भुगतान प्राप्त कर सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम इनकी बैंक से कटौती, इनको डिस्काउंट करवा सकते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी ऋणदाता कमला ठाकुर है, ऋणी कैलाश सिंह धूरिया है, उन्होंने स्टाम्प लगा के इस पर अपनी स्वीकृति दी है। अब जो ये सावधि बिल है, अब इस जो मांग पर देय विनिमय विपत्र है और इसकी लैंग्वेज में आप अंतर देखिए। जो मांग पर देय विनिमय विपत्र था उन्होंने लिखा है मांगने पर 1200 रुपये, और जो इसकी लैंग्वेज है आपके, इसकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है आज से 3 माह पश्चात मुझे या मेरे आदेशानुसार, यानी इन्होंने इसे सावधि बिल बना दिया तिथि पर कि आज की जो डेट है, जिस तारीख को ये लिखा गया है 15 अप्रैल 2015 की, जैसे यहाँ डेट, तो इस तिथि से 3 माह पश्चात। तो अगर कमला ठाकुर चाहे कि मैं 3 माह पूर्व इसका भुगतान प्राप्त कर लूँ तो कैलाश सिंह जो धुरिया इसका भुगतान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आदेश क्या दिया है आज से 3 माह पश्चात मुझे या मेरे आदेशानुसार 1200 रुपये का भुगतान किया जाए। अब यदि कमला ठाकुर को आज पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वह इसे बैंक से डिस्काउंट करा सकती है। वो बैंक के पास जाएगी इस विनिमय विपत्र को लेके, बैंक कुछ धनराशि डिस्काउंट की काट के शेष धनराशि का भुगतान कमला ठाकुर को कर देगा, और फिर 3 माह पश्चात जब इसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तब धुरिया कमला ठाकुर को भुगतान करेगा और कमला ठाकुर बैंक को भुगतान कर देगी। तो ये इस प्रकार, या वह सीधे ही बैंक को भी भुगतान कर सकता है। तो 2 प्रकार पढ़ लिए, मांग पर देय यानी मांगने पर तुरंत तत्काल भुगतान, और सेकंड था सावधि बिल यानी तिथि पर देय विनिमय विपत्र। नेक्स्ट है आपका विदेशी विनिमय बिल। वैधानिक, जैसे यदि हमें विदेशों से हम कोई भुगतान हमें प्राप्त करना है या हमने विदेशों से कोई क्रय विक्रय किया है, उधार है, यानी एक पार्टी आपकी विदेशी है जिससे आपको भुगतान प्राप्त करना है या भुगतान देना है, तो जो वो बिल लिखे जाते हैं वह बिल विदेशी विनिमय विपत्र कहलाते हैं। वैधानिक रूप से विदेशी विनिमय विपत्रों की कोई अलग से परिभाषा नहीं होती है, परंतु इनके लिखने और प्रतियों के आधार पर ही इन्हें अलग रूप से समझा जाता है। इन्हें 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है, 3 में से कोई एक ही प्रति वैध होती है, तीनों को अलग अलग भेजा जाता है। अब जैसे आपको विदेशी विनिमय विपत्र का एक नमूना दिया गया। विदेशी विनिमय विपत्र अंग्रेजी भाषा में ही लिखे जाते हैं, विदेशी व्यापार के साथ व्यवहार में लाया जाता है। तो अब लिखने वाला कौन है? सीताराम बजाज। इस पर दोनों देशों के स्टैंप लगते हैं। ये भारत का मुद्रांक, विदेश का मुद्रांक। इन्होंने किसके नाम लिखा है? न्यूयॉर्क को लिखा है। 65 डेज आफ्टर द साइट ऑफ फर्स्ट ऑफ एक्सचेंज, यानी इन्होंने ये तिथि पर दे सावधि बिल है, इन्होंने टाइम पीरियड दिया है 65 डेज का।
paid to order or न्यूयॉर्क की कंपनी है द सम ऑफ ₹65,000 और $1,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, यानी हमारे बीच जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, यदि आप भारतीय मुद्रा में भुगतान करते हैं तो 65,000 और यदि आप अमेरिकन डॉलर में भुगतान करते हैं तो ₹1,000 का आपको पेमेंट करना है। तो इस प्रकार के जब वो विदेशी पार्टी पे लिखे जाते हैं तो वह बिल क्या कहलाते हैं? विदेशी विनिमय विपत्र कहलाते हैं। विदेशी विनिमय विपत्र 3 प्रतियों में तैयार किए जाते हैं और इन पर दोनों देशों के मुद्रांक लगे हुए होते हैं, दोनों देशों के स्टैंप लगे हुए होते हैं, तो ये कहलाते हैं विदेशी विनिमय विपत्र। नेक्स्ट है पारस्परिक सहायता या अनुग्रह विपत्र, अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल क्या होता है? विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 59 में विनिमय सहायतार्थ विनिमय बिल लिखे जाने का प्रावधान है। इन्हें सहायतार्थ बिल भी कहा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। उदाहरणतः राम को 20,000 रुपये की आवश्यकता है, यानी 2 व्यक्ति हैं, एक राम है और एक है सोहन। राम है और एक है मोहन। अब राम को 20,000 रुपये की आवश्यकता है, उसी प्रकार मोहन को 30,000 रुपये की आवश्यकता है। 2 व्यक्ति हैं, राम और मोहन। राम को 20,000 रुपये की आवश्यकता है और मोहन को 30,000 रुपये की आवश्यकता है। वे एक दूसरे की सहायतार्थ परस्पर बिल लिख सकते हैं। राम क्या करेगा? मोहन को आदेश देगा कि तुम निश्चित तिथि को 20,000 रुपये का मुझे भुगतान करोगे। मोहन उसे स्वीकार कर लेगा, हस्ताक्षर कर देगा और राम को लौटा देगा। अब राम क्या करेगा? उस बिल को बैंक से कटौती करवा लेगा और राम को भुगतान प्राप्त हो जाएगा बैंक से। और फिर मोहन क्या करेगा? राम पे एक बिल लिखेगा कि मुझे 30,000 रुपये की, मोहन आदेश देगा राम को कि 30,000 रुपये का भुगतान आज से 3 माह बाद किया जाए और राम उसे स्वीकार कर लेगा। मोहन उस बिल को बैंक के पास ले जाएगा, बैंक से उस बिल की कटौती होगी और बैंक मोहन को भुगतान कर देगा। फिर जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब आपस में एक दूसरे को भुगतान करके बैंक का भुगतान कर दिया जाएगा। तो देय तिथि से पूर्व एक दूसरे को भुगतान कर देंगे या जो अंतर की राशि है उसका भुगतान कर देंगे। तो इस प्रकार केवल स्वीकृति से और बैंक की कटौती से दोनों को भुगतान प्राप्त हो जाएगा और देय तिथि पर रकम भेजकर बैंक का भुगतान निपटा दिया जाता है। इस प्रकार व्यापारी व उद्योगपति एक दूसरे की सहायतार्थ बिल लिखते हैं, इन्हें सहायतार्थ बिल कहा जाता है। अपूर्ण या कोरा विपत्र, जब बिल के साथ किसी भी प्रकार के जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए जाते तो उसे कोरा विपत्र कहते हैं। जैसे बिल के साथ हम इनवॉइस लगाते हैं, जो सामान बेचा गया उसकी इनवॉइस है, बिल्टी है, तो अगर वो नहीं लगाए जाते हैं, जब ऋणी बिल के लेखक को बिल पर मुद्रांक लगाकर स्वीकार कर दे और कुछ आवश्यक बातों के बिना लिखे हस्ताक्षर करके देता है तो इस बिल को अपूर्ण बिल या कोरा विनिमय विपत्र कहा जाता है। सशस्त्र विपत्र या डॉक्यूमेंट्री बिल, जिन विनिमय विपत्रों को स्वीकार करने के लिए जहाजी, बिल्टी, बीमा पॉलिसी, बीजक यानी इनवॉइस आदि की प्रति की प्राप्ति करके स्वीकार किया जाता है तो इन्हें प्रलेखीय डॉक्यूमेंट्री बिल कहा जाता है। इनकी स्वीकृति या भुगतान प्राय बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये विनिमय बिल के कुछ मुख्य प्रकार थे, जिसमें मांग बिल, ऑन डिमांड, सावधि बिल, टाइम बिल, सहायतार्थ विनिमय बिल, विदेशी विनिमय बिल, अपूर्ण या कोरा विपत्र, प्रलेखीय या सशस्त्र विपत्र। तो हमने जो विनिमय साध्य विलेख के 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, प्रॉमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज और थर्ड है चेक। तो इसमें से आज हमने फर्स्ट विनिमय बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिज्ञा पत्र पढ़ेंगे या जब फिर विनिमय बिल और प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर होता है इनका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।